सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वर्टिब्रेट सब ग्रुप जो होता है, उपसमूह होता है या सब फाइलम उपसंघ होता है, उसी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने वर्टिब्रेट्स के बारे में कुछ एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि वर्टिब्रेट जो है सब ग्रुप को किस तरह से और किस पर्टिकुलर सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ना है। मैंने आपके साथ जो है इसके लिए बेसिकली कुछ एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, और वो कंसेप्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने उसके हार्ट किस तरह के प्रेजेंट होते हैं, उसमें आने वाले सभी तरह के जो ऑर्गेनिज्म या फिर जीव होते हैं, उसमें हृदय जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं, उसमें पाए जाने वाले आरबीसी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, साथ साथ उसमें पाए जाने वाले फिन्स मतलब पखने जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हमने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो वो बेसिक कंसेप्ट जो हैं उसमें हमने 6 टाइप के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। उसमें से हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है, मैंने हार्ट डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी के अलग अलग प्रकार के बारे में आपको बता चुका हूं, और साथ साथ हमने जो है टाइप्स ऑफ फिन्स मतलब पखने जो हैं किस तरह के पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और देखिए आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम उसी जो है रेस्ट पार्ट को क्या करते हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, और उसके बाद जो है हम टिथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इसमें पाए जाने वाले दांत जो है वो किस प्रकार के होते हैं, ये भी बेसिक कंसेप्ट में ही आएगा। और जब इसमें पाए जाने वाले टिथ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो उसके बाद हम कंटिन्यू क्या करेंगे, उसके बाद हम स्कल के बारे में, इसमें किस तरह के करोटी पाए जाते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। और करोटी और स्कल के बारे में जब हम डिस्कस कर लेंगे, तो करोटी को डिस्कस करने के बाद मैं आपको वर्टिबल कॉलम मतलब कशेरुक दंड किस प्रकार का पाया जाता है, मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम अब पढ़ने वाले हैं टिथ के बारे में। टिथ जो है दांत, ठीक है, इसके बारे में वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये टिथ के बारे में हमें केवल उतना ही जानना है जितना हमें इस पर्टिकुलर फाइलम को समझने के लिए पता होना चाहिए। कोरेटा फाइलम में ये जो सब ग्रुप आता है वर्टिब्रेट्स, इसमें जो भी हम सुपर क्लास स्टडी करते हैं, एवीज या फिर रेप्टिल या पिसीज या फिर एम्फीबिया, ये जो भी सुपर क्लास होते हैं, ठीक है, उनमें आने वाले टिथ जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो उसमें जो भी कंसेप्ट जो है यूज़ किया जाएगा, केवल उसी एलिमेंट्री आइडिया को यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको ये बताऊँ कि टिथ जो है उसका ओरिजिन कैसा होता है, मतलब टिथ की उत्पत्ति किस प्रकार से, ये उत्पत्ति के आधार पर दांत जो हैं वो कैसे होते हैं, टिथ कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ओरिजिन के बेसिस पे कैसे होते हैं, टिथ जो हैं ओरिजिन के बेसिस पे होते हैं एक्टोमीजोडर्मल। कैसे होते हैं ये, इसे कहा जाता है कि ये जो है एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। ठीक है, अब ये एक्टोमीजोडर्मल कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्टो जो है मतलब एक्टो रिप्रेजेंट करता है कि इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से भी पॉसिबल है। मीजोडर्मल का मतलब है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो मीजोडर्म से भी क्या है, पॉसिबल है। दोनों ही प्रकार के जम लेयर से यहाँ पे टिथ का जो ओरिजिन है वो देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट तो हमने देखा कि इसका जो ओरिजिन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा ये एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, अब देखिए टिथ को जो है हमें यहाँ पे किस तरह से स्टडी करना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखना है। स्ट्रक्चर के बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण का जो चैप्टर है वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सम टाइप्स ऑफ टिथ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टिथ का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, टिथ के क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो क्लासिफिकेशन है मतलब इसका जो वर्गीकरण है ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसके टिथ के क्लासिफिकेशन की बात करें तो आखिर वो हमारा जो है बेस या फिर आधार क्या होगा इसके क्लासिफिकेशन का, हम ये देख लें। देखिए इसका जो फर्स्ट बेस है जो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। ठीक है,
हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, मतलब किस तरह से ये जो है अटैच होते हैं, इसके आधार पर ये जो है तिथ के अलग अलग प्रकार के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले आधार के बारे में पढ़ते हैं, और ये क्या है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका बेस क्या होता है कि तिथ का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। पहले ये समझें कि यहाँ पे अटैचमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि तिथ जो है वो बेसिकली किस में पाए जाते हैं या किस में धसे हुए पाए जाते हैं। तो मैंने कहा ये जौ में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे कशेरुकी की बात करें जिसमें जौ प्रेजेंट होता है, जबड़े सहित कशेरुकी की बात करते हैं, मतलब हम गेनेथोस्टोमेट्स की बात करते हैं, तो उसमें पाए जाने वाले जो तिथ होते हैं, तो उस तिथ की जो पोजीशन है, उस दांत की जो स्थिति है, जबड़े पे किस तरह से वो तिथ अरेंज होते हैं, उसको दर्शाने के लिए ये क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट को ही यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तिथ के पोजीशन की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, तिथ की पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ तिथ, ठीक है। और ये पोजीशन ऑफ तिथ किस पे बात करें, ये पोजीशन ऑफ तिथ मतलब दांत की स्थिति किस पर, मैंने कहा पोजीशन ऑफ तिथ ऑन द जो, ठीक है, कि जबड़े पे पाए जाने वाले जो तिथ होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसका पोजीशन कैसा होता है, हमारा फर्स्ट बेस ये है, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट और दांत की स्थिति जबड़े पर, इसके आधार पर किस प्रकार के दांत होते हैं। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं एक्रोडोंट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एक्रोडोंट, ठीक है। अब ये एक्रोडोंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले इसके बारे में हम ये देख लें कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। इस तरह के दांत रखने वाले जीवों को कहते हैं अग्रदंती। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है अग्रदंती कहते हैं, ठीक है। अब ये अग्रदंती जो है या एक्रोडोंट जो है हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, इसमें जो टीथ होता है वो जॉ पर किस प्रकार से अरेंजमेंट शो करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक्रोडोंट या फिर अग्रदंती प्रकार के जो यहाँ पे दांत हमें देखने को मिलते हैं या फिर जिन जीवों में ये एक्रोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, सपोज इसमें टीथ कैसे होंगे, मैंने कहा इसमें जो टीथ का अरेंजमेंट होगा, सपोज यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है, तो यहाँ पे मैंने ये जो है जॉ बनाया है, ठीक है, ये मैंने जबड़े को बना दिया है, जॉ बना दिया, और यहाँ पर इस पे जो पाए जाने वाले टीथ होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ये जो है कॉर्नर पे बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे बेसिकली जो है एज पॉइंट पे ना मिल करके ये मिडिल पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सुपरफिशियली अरेंज होते हैं, बिल्कुल लूजली अटैच होता है, बहुत ढीले रूप से यहाँ पे जुड़े होते हैं जबड़े के साथ। यहाँ पे दांत जो होते हैं वो जॉ के साथ बिल्कुल लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। और किस तरह से होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो टीथ का अरेंजमेंट होता है ये होता है सुपरफिशियली। कैसा होता है, मैंने कहा यहाँ पर टीथ का अरेंजमेंट होता है कैसा, मैंने कहा ये सुपरफिशियली जो है टीथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, मतलब अग्र रूप से यहाँ पे व्यवस्थित होते हैं, इसके ऊपर जो है ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और इस तरह के टीथ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा एक्रोडोंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये लूजली अटैच्ड होते हैं, इसीलिए अगर किसी भी एक्सीडेंटल केस की बात करते हैं, किसी भी दुर्घटना या फिर घटना होने के बाद हम ये कहते हैं कि इसके टीथ के जो है गिर जाने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टीथ के लिए मैंने कौन सा टर्म जो है यूज किया है, मैंने कहा एक्रोडोंट प्रकार के टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर ही हम कुछ एग्जाम्पल की भी बात कर लें कि आखिर ये जो एक्रोडोंट टाइप के जो टीथ होते हैं वो किसमें हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक्रोडोंट टाइप के टीथ जो है हमें पीसीज में देखने को मिलते हैं। पीसीज मतलब आप जानते हैं, हम यहाँ पे मत्स्य महावर्ग की बात कर रहे हैं। किस महावर्ग की, हम यहाँ पे मत्स्य महावर्ग की बात कर रहे हैं। पीसीज जो क्लास होता है, सुपर क्लास होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। साथ साथ यहाँ पर ही हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की, मतलब यहाँ पे एम्फीबियंस आप जानते हैं किसे कहते हैं, उभयचर को कहते हैं। तो उभयचर और मत्स्य महावर्ग में पाए जाने वाले, पीसीज में पाए जाने वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, आप मुझे बताएं। ये होते हैं अग्रदंती प्रकार के होते हैं, एक्रोडोंट टाइप के होते हैं, सुपरफिशियली अरेंजमेंट ऑफ द टीथ ऑन द जो यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के यहाँ पे आधार पर या फिर दांत की स्थिति जबड़े पे किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इसी पे ही हम सेकेंड बेस की बात करते हैं। एक्रोडोंट के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो टीथ होता है अटैचमेंट के बेसिस पे, इसे स्टूडेंट कहा जाता है प्लूरोडोंट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्लूरोडोंट। यहाँ पे
जो प्लेरोडोंट प्रकार के तित होते हैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से पहले एक डायग्राम मैं आपको बता दूं ताकि आप यहाँ पे समझ पाएं कि तित जो है वो किस तरह से जॉ पर अटैच होते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर भी सपोज कि मैंने ये जॉ बनाया है, ठीक है, और ये जॉ पे मैंने यहाँ पे तित बताना है। तो तित जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने कहा ये बिल्कुल एज पॉइंट पे, किनारे पे पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे जो तित होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एज पॉइंट पे कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, तित प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस तित के अरेंजमेंट को शो करने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंगल सा स्टेटमेंट ले सकता हूँ कि तित जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। मैंने कहा तित जो है वो लेटरल साइड, पार्श्व भाग में या फिर एज पॉइंट पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सपोज ये तित मैंने बनाए हैं, तो तित कहाँ पर है, मैंने कहा तित जो है वो बिल्कुल एज पर है या फिर ये लेटरल साइड मतलब पार्श्व वाले भाग पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नर में, किनारे पे पाए जाते हैं तित। ठीक है, तो इस तरह के तित को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो है क्या हम किस पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे ये जो तित होते हैं ये होते हैं प्लेरोडोंट। क्या होते हैं ये प्लेरोडोंट होते हैं। देखिए इस तरह के ये जो प्लेरोडोंट टाइप के जो तित होते हैं हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जब हम यहाँ पे सुपर क्लास किसके बारे में, जब हम यहाँ पे सुपर क्लास रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, जो कि रेंग के चलने वाले जो जीव होते हैं। इसमें जो तित होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं प्लेरोडोंट टाइप के। ठीक है, इसमें तित जो होता है बिल्कुल कॉर्नर या एज पॉइंट पे जो है पार्श्व स्थिति में यहाँ पे जबड़े पे या फिर जॉ पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के आधार पर ही यहाँ पे हम जो है थर्ड टाइप के तित के बारे में हम देखते हैं। एक्रोडोन प्लेरोडोन के बाद जो अब तित होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड टाइप का तित होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं थिकोडोंट। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है थिकोडोंट। थिकोडोंट को हिंदी में क्या बोलें, थिकोडोंट को कहते हैं गर्तदंती। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है गर्तदंती। मतलब जिन जीवों के पास थिकोडोंट प्रकार के यहाँ पे तित होते हैं बेसिकली उसे क्या कहेंगे, गर्तदंती कहेंगे, या फिर थिकोडोंट टाइप के रखने वाले तित। यहाँ पे किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, पहले हम ये देख लें। गर्त का मतलब ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे अगर तित का अरेंजमेंट मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा ये सपोज ये जॉ है या फिर बॉनी सॉकेट है। ठीक है, यहाँ पर तित जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, मैंने कहा तित जो है बिल्कुल यहाँ पे टाइटली जो है धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, कैसे, मैंने कहा सपोज ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये मैंने यहाँ पे जॉ बनाया और इसमें पाए जाने वाले तित जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने कहा तित जो है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये तित जो है वो जबड़े के अंदर, जॉ के अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, मतलब इसीलिए इस तरह के तित के पोजीशन को, अटैचमेंट को शो करने के लिए हम इसे क्या कहते हैं, किस प्रकार का तित कहते हैं, इसे थिकोडोंट टाइप का तित कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, ये बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, ये बॉनी सॉकेट हो गया। क्या हो गया, मैंने कहा ये बॉनी सॉकेट हो गया। और इस बॉनी सॉकेट में यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहाँ पर ये तित प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो आप तित देख रहे हैं, ये जो तित है मैंने कहा ये कैसे हैं, मैंने कहा ये तित होते हैं यहाँ पर बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ स्ट्रांगली यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो मैंने लिख दिया ये तित जो है बहुत ही मजबूत रूप से स्ट्रांगली एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, एम्बेडेड का मतलब होता है कि ये मजबूत रूप से क्या होते हैं, धसे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट आपको दिखाई दे, ये बॉनी सॉकेट या जॉ पर पाए जाने वाले दांत का, तो इसे हम क्या कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस तरह के जो तित हैं वो पर्टिकुलर किस सुपर क्लास में हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल क्लास की बात करते हैं, ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पे मेमल्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ममेलिया क्लास की बात करते हैं, ममेलिया सुपर क्लास की बात करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है, आपको पता है, इसे ही हम कहते हैं स्तनधारी वर्ग। क्या कहते हैं, इसे स्तनधारी वर्ग कहा जाता है। या फिर स्तनधारी वर्ग कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं आपको सपोज ममेलिया के बारे में अलग से इंडिविजुअल टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दूंगा कि ममेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं, थिकोडोंट टाइप के होते हैं। तो वहां पर ये एक्सप्लेन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि तित जो है वो थिकोडोंट टाइप के होते हैं, तो इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करें। या फिर सपोज मैंने आपको जब यहाँ पे आने वाले टॉपिक्स में जब रेप्टाइल्स के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे एक सिंगल सा स्टेटमेंट लिखा दूंगा कि इसमें पाए जाने वाले तित कैसे होंगे। मैंने कहा रेप्टाइल्स में पाए जाने वाले तित जो हैं वो
प्लूरोडोंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट के बारे में आपने यहाँ पे बेसिक वाले ही चैप्टर में क्या 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 कर लिया है, यहाँ पे स्टडी कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ममेलिया में मैंने कहा कि थिकोडोंट होता तो है, लेकिन यहाँ पर भी ममेलिया में अगर थिकोडोंट होता है तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये आसानी से गिरते नहीं हैं, ठीक है। ये एक्सीडेंटल केस में भी आसानी से टूटते नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो है जुड़े होते हैं बॉनी सॉकेट के साथ, ठीक है। ये हमने तिथ के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट बेस क्या था, मैंने कहा क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट बेस जो था वो बेसिकली था ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। यहां पर सेकेंड बेस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड बेस क्या है, देखिए यहां पर सेकेंड बेस के बारे में बताने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे अगर बेस की बात करें, ये क्या है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अगर हम इसके आकार के आधार पर तिथ के क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किस आकार मतलब किस आधार पर मैंने यहाँ पे जो है इसको डिवाइड किया है। मैंने कहा यहाँ पर आकार मतलब इसके शेप के बेसिस पे, दांत के जो है तिथ के शेप किस तरह से होते हैं, ये हमारा सेकेंड बेस है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और यहाँ पे आकार के आधार पर जो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ तिथ पढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये होता है होमोडोंट। क्या होता है, इसे कहते हैं होमोडोंट, ठीक है। एक होता है होमोडोंट और एक क्या होता है, एक होता है हेटेरोडोंट। क्या होता है, एक होता है हेटेरोडोंट होता है, ठीक है। तो ये होमोडोंट क्या होता है, हेटेरोडोंट क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है। होमोडोंट को हिंदी में क्या कहें, इसे कहा जाता है समदंती। क्या कहते हैं इसे, होमोडोंट को कहते हैं समदंती। और यहाँ पे जो हेटेरोडोंट होता है, इस प्रकार के जो तिथ होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है विषमदंती। क्या कहते हैं इसे हम विषमदंती कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेकेंड बेस के बारे में आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ शेप मतलब आकार के आधार पे होमोडोंट, और कैसे होते हैं ये हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि होमोडोंट और हेटेरोडोंट टाइप के तिथ को हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर तिथ के क्लासिफिकेशन को देखें तो बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पढ़ते हैं, यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूं, हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे होमोडोंट को। किसको, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा होमोडोंट या फिर समदंती जो है उसको किस प्रकार से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो होमो टर्म होता है इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर होमो टर्म का मीनिंग होता है सिमिलर। क्या होता है, होमो टर्म का मीनिंग होता है सिमिलर मतलब समान प्रकार के, मतलब एक जैसे, ठीक है। अगर यहाँ पे समान प्रकार के तिथ होते हैं मतलब उनका आकार क्या हो, एक जैसा हो, समान प्रकार का होता है, तो उस प्रकार के तिथ के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको कहा जाता है होमोडोंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल पॉइंट लिख सकता हूँ, कौन सा पॉइंट है, मैंने कहा यहाँ पे ऑल तिथ, यहाँ पे जो सभी तिथ होते हैं ऑल तिथ आर सिमिलर इन शेप, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ऑल तिथ सभी प्रकार के जो दांत होते हैं वो सिमिलर होते हैं, या फिर इसे सीधे कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल तिथ आर सिमिलर होते हैं और ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे सभी प्रकार के दांत सिमिलर हैं या फिर आइडेंटिकल हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, इस प्रकार के तिथ को होमोडोंट कहते हैं। और यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो तिथ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सपोज मैंने कहा ये वाला जो पार्ट मैंने बना दिया है, सपोज ये क्या है, जॉ है, ये क्या है, ये जबड़े हैं, और इस पे पाए जाने वाले जो होमोडोंट टाइप के जो तिथ होते हैं उनका शेप क्या होगा, एक जैसा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। मैंने कहा ये जो तिथ आपको दिख रहे हैं जिसमें सभी का शेप क्या होता है, यहाँ पे सभी का शेप बिल्कुल एक जैसा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे तिथ प्रेजेंट है सभी का जो आकार है वो क्या है, एक जैसा होता है। तो मैंने ये क्या बना लिया, मैंने कहा ये तो जॉ है, ये जबड़े हैं, और इसके ऊपर पाए जाने वाले जो तिथ होते हैं ये बेसिकली मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये इसके ऊपर पाए जाने वाले दांत को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी समान आकार के पाए जा रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, होमोडोंट कह रहे हैं, ठीक है। अब हम ये एक्सप्लेन कर लें कि ये जो होमोडोंट टाइप के जो तिथ होते हैं वो बेसिकली किस तरह के सुपर क्लास में हमें दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखिए
ये हमें जिस पर्टिकुलर सुपर क्लास में दिखाई देंगे ये कौन कौन सा होता है, मैंने कहा ये पीसीज में होते हैं, ठीक है। पीसीज के साथ साथ यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम एम्फीबियंस की भी बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, यहाँ पे हम एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, या फिर मैं आपको बोल दूँ रेप्टाइल्स की। तो ये सभी जो हैं ऐसे सुपर क्लास होते हैं जिसमें पाए जाने वाले तित्र के जो आकार होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो हम इसे होमोडॉन्ट कह सकते हैं, ठीक है। हम तित्र के क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप के आधार पे, मतलब उसके आकार के आधार पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड जो हमारा पढ़ना होता है, सेकेंड टाइप का तित्र शेप के बेस पे, ये क्या है, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोडोंट के बारे में। किसके बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा हेटेरोडोंट के बारे में। हेटेरोडोंट को ही हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, इसी को कहते हैं विषम दंती। क्या कहते हैं इसे विषम दंती कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस विषम दंती प्रकार के तित्र को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपल ये समझें कि ये जो हेटेरो टर्म होता है स्टूडेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो हेटेरो टर्म है इसका मीनिंग होता है डिफरेंट। क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सभी प्रकार के जो तित्र होते हैं, मैंने कहा ऑल तित्र, यहाँ पे सभी प्रकार के तित्र जो होते हैं उसका शेप कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, मैंने कहा सभी का जो आकार है वो डिफरेंट होगा, या फिर हम ये कहेंगे कि वो कैसा होगा, मैंने कहा ये अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के दांत हमें दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो सपोज मैंने कहा कुछ तित्र जो है वो ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कुछ तित्र हो सकता है इसका शेप ऐसा होगा, या हो सकता है कुछ एक तित्र जो है वो हमें इस तरह से शेप में दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि सभी प्रकार के तित्र का यहाँ पे शेप क्या है, अलग है। ये तित्र बिल्कुल इससे अलग है, ये तित्र इससे अलग है। सभी प्रकार के पाए जाने वाले जो तित्र हैं उसका शेप क्या है, मैंने कहा स्टूडेंट इसका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है। और अगर इसका शेप जो है वो अलग अलग है, इसका शेप अगर डिफरेंट है, तो इस तरह के वो सभी जीव जिसमें पाए जाने वाले दांत जो हैं उसका आकार अलग अलग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे तित्र के क्लासिफिकेशन के दो आधार के बारे में डिटेल में स्टडी किया, लेकिन आपको यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम यहाँ पे हेटेरोडोंट के एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करने वाले हैं, मैं आपको हेटेरोडोंट में एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे एक ही सुपर क्लास आता है, मैंने कहा ये कौन सा है, मैंने कहा ये मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये मैमल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्तनधारी अगर महावर्ग की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, हेटेरोडोंट विषम दंती प्रकार के तित्र रखते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट, मैंने कहा अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो आप जानते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले जो तित्र होते हैं, ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले जो तित्र होते हैं वो कितने होते हैं। मैंने कहा यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, पहले तो ह्यूमन बींग्स के लिए कहा कि ये विषम दंती प्रकार के होते हैं, मतलब ये हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं। जो भी तित्र होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे 4 टाइप्स के तित्र जहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका डिसाइड किस बेस पे किया, मैंने कहा सपोज ये जो है कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इस तरह के हेटेरोडोंट जो होते हैं ना, विषम दंती होते हैं, उनको उनके फंक्शन के बेसिस पे, मतलब फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसके कार्य के आधार पे जो विषम दंती होते हैं, अगेन इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पे कितने तित्र होते हैं, मैंने कहा 4 प्रकार के तित्र होते हैं, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इन चारों प्रकार के तित्र को क्या कहा जाता है। देखिए इसको लर्न करने का सिंपल तरीका ये है, इन चारों प्रकार के तित्र को लर्न करने का, ठीक है, वो क्या है, देखिए फर्स्ट प्रकार के जो तित्र होते हैं इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो सेकेंड तित्र होता है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड तित्र जो होता है इसे हम पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो फोर्थ होता है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये आईसीपीएम जो मैंने आपको बताया है, तो इस आधार पे ये 4 टाइप के जो 4 प्रकार की जो तित्र यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। देखिए मैंने कहा अगर यहाँ से आई से जो आपको रिप्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाता है इंसाइजर। क्या कहेंगे इसे कहा जाता है इंसाइजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सी से बात
बात करें तो यहाँ दूसरा जो टिथ होता है इसे कहते हैं केनाइंस। क्या कहते हैं? केनाइंस कहते हैं। पीएम का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर। क्या होता है? मैंने कहा इसे कहते हैं प्रीमोलर। एम से क्या होता है? एम से जो टिथ होते हैं इसे हम कहते हैं मोलर। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग यहाँ पे हेटेरोडोंट तो होते हैं, लेकिन उसमें जो पाए जाने वाले टिथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। और मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि इन सभी प्रकार के जो टिथ होते हैं उसको हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया? उसको हमने कार्य के आधार पे उसको अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा अगर कार्य के आधार पे हम अलग करने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये कहा जाता है यहाँ पे ये जो इंसाइजर होते हैं या फिर जो कैनाइन होते हैं इसका कौन कौन सा कार्य होता है? तो ये देखो मैंने कहा ये जो इंसाइजर होता है, मैंने कहा इसका कार्य क्या है? मैंने कहा इसका कार्य होता है कटिंग का। ठीक है, ये जो भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं तो उन सभी जीवों में पाए जाने वाले जो इंसाइजर प्रकार के टिथ होते हैं वो क्या करते हैं? मैंने कहा इंसाइजर प्रकार के जो टिथ होते हैं वो कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कैनाइंस की बात करें तो ये कहते हैं ये ग्राइंडिंग का काम करता है। मतलब ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? पीसना। मतलब ये जो है कोई भी फूड पार्टिकल्स को जो है पीसने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए काम आता है। समटाइम च्यूइंग के लिए भी आते हैं। और ये जो प्रीमोलर और मोलर हैं ये भी च्यूइंग के लिए ही, मतलब चबाने के लिए ही क्या काम आते हैं? मतलब मेस्टिकेट करने के लिए, मेस्टिकेशन के लिए या फिर चबाने के लिए काम में आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर या फिर मोलर कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इन चारों प्रकार की जो टिथ हैं उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया? ICPM से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसी के साथ हमने जो सेकेंड बेस होता है टिथ का वो हमने क्या कर लिया? स्टडी कर लिया कि होमोडोंट को किस तरह से डिफाइन करें। हेटेरोडोंट प्रकार के जो टिथ होते हैं वो क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ साथ हमने क्या कर लिया? इसको स्टडी कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है तिथि का क्लासिफिकेशन, हम यहाँ पे 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो होमोडोंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोडोंट कैसे होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप था। मतलब आकार के आधार पर हम तिथ को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं हमने ये देखा। ठीक है, उससे पहले मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ टिथ विद द जॉ, मतलब जबड़े पे टिथ किस तरह से यहाँ पे पोजिशन शो करते हैं उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, और लास्ट जो हमारा बेसिस है टिथ के क्लासिफिकेशन का, हम अब पढ़ने वाले हैं थर्ड आधार। जो हमारा थर्ड बेस होता है टिथ के क्लासिफिकेशन का, ये क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे थर्ड प्रकार की क्राइटेरिया या फिर आधार की बात करें जिसके आधार पे टिथ को क्लासिफाई किया जा सकता है, ये क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आवृत्ति के आधार पर, मतलब आवृत्ति का मतलब क्या होगा? आवृत्ति का मतलब ये होता है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि आखिर वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में, पूरे जो है थ्रू आउट द लाइफ टाइम कितने बार टिथ आते हैं, इस आधार पे, उनकी इस फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम यहाँ पे टिथ को क्लासीफाई करने वाले हैं, जो कि कशेरुकी प्रकार के जीवों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, आवृत्ति के आधार पर टिथ के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज ऐसे जीव की बात करें जिसमें आने वाले जो टिथ हैं वो पूरे जीवन काल में केवल एक बार आता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अगर पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में उनमें आने वाले जो टिथ होते हैं अगर वो 2 बार आते हैं तो क्या कहेंगे? और बार बार आते रहते हैं, ठीक है, बार बार फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, बहुत बार आते हैं, मेनी टाइम्स आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इसी का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पर बोला, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोनोफायोडोंट टाइप के टिथ के बारे में। किस टिथ के बारे में? मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोफायोडोंट जो टिथ होते हैं ये बताऊंगा। मोनोफायोडोंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एक बार दंती। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एक बार दंती प्रकार के टिथ। ठीक है, और अगर हम बी की बात करें यहाँ पे हम पढ़ेंगे डाइफायोडोंट टाइप के जो टिथ होते हैं उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा डाइफायोडोंट टाइप के टिथ। ठीक है, हम अगर बात
बात करें यहाँ पे डायफायोडोन टाइप के टीथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है द्विबारदंती। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं द्विबारदंती प्रकार के टीथ, ठीक है। और थर्ड जो है सी टाइप का जो टीथ होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, ये होता है पॉलीफायोडोंट। क्या होता है, इसे हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स के बारे में देखा। पॉलीफायोडोंट को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं बहुदंती प्रकार के टीथ, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 अलग अलग क्लासेस को देखे हैं। अब 1 बाय 1 इन सभी को जो है एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर हम किस किस तरह के जीवों में यहाँ पे ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। सपोज अगर हम मोनोफायोडोन टाइप के टीथ की बात करें तो इसके लिए कहा जाता है कि ये पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में, ठीक है। मैंने कहा ये पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं, मैंने कहा ये केवल एक सिंगल बार आते हैं, ठीक है। अब देखिए डाई क्या रिप्रेजेंट करता है, डाई रिप्रेजेंट करता है 2 को, ठीक है। और पॉली क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पॉली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बेसिकली मेनी टाइम्स, मतलब बहुत बार अगर आए तो हम क्या बोलते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरे लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं, मैंने कहा द्विबारदंती में जो टीथ होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम में 2 टाइम्स आते हैं, ठीक है। और पॉलीफायोडोंट में मैंने कहा कितनी बार आएंगे, मैंने कहा मेनी टाइम्स आएंगे, ठीक है। ये तो आपने ये कंसेप्ट देखा, लेकिन यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन से टीथ होते हैं जिसे हम मोनोफायोडोंट कहते हैं, ठीक है। अभी जो हमने 4 बेसिक टाइप ऑफ टीथ के बारे में स्टडी किया था, वहां पर मैंने आपको किसके बारे में बताया था, वहां पर अगर हम किसकी बात करें, पीएम जिससे रिप्रेजेंट किया था, थर्ड टाइप का जो टीथ था जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्रीमोलर। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम प्रीमोलर टाइप के टीथ की बात करें तो वो कैसे होते हैं, मैंने कहा वो एक बार दंती या फिर मोनोफायोडोंट टाइप के होते हैं जो बेसिकली केवल जीवन काल में एक ही बार आते हैं, ठीक है। अब देख डायफायोडोंट की बात करें, मतलब डाई क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डायफायोडोंट टाइप के टीथ की बात करें कि ये इस तरह के टीथ जो है वो किस में मिलते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल में लिया हम यहाँ पे ले रहे हैं ह्यूमन बींग्स को। किसको ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल में किसको कंसीडर कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर मानव की बात करते हैं तो मानव में पाए जाने वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ये डायफायोडोंट होते हैं। लेकिन ये कौन से टीथ होते हैं जो डायफायोडोंट होते हैं, मैंने कहा अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, इंसाइजर प्रकार के टीथ की बात करें, या फिर हम यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे केनाइंस की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंसाइजर और केनाइंस, ठीक है, ये दोनों प्रकार के टीथ जो होते हैं ह्यूमन बीइंग में द्विबारदंती मतलब डायफायोडोंट टाइप के तो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, हम इसकी भी बात कर लें। मैंने कहा यहाँ पर हमें अपवाद देखने को मिलता है, ये क्या होता है, लास्ट मोलर। क्या होता है, अगर यहाँ पे लास्ट मोलर, मोलर में भी जो लास्ट होता है कौन सा, मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप के जो मोलर प्रकार के टीथ होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहते हैं, ये इसके अपवाद होते हैं, ये डायफायोडोंट टाइप के नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि इंसाइजर और केनाइंस टाइप के जो टीथ होते हैं वो डायफायोडोंट टाइप के होते हैं जो पूरे जीवन काल में 2 बार रिपीट होते हैं, ठीक है। 2 बार इनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे पॉलीफायोडोन की बात करते हैं तो पॉलीफायोडोन टाइप के टीथ किस में मिलेंगे, मैंने कहा यहाँ पर हम बात करें पीसीज की, ठीक है। पीसीज महावर्ग की बात करते हैं, सुपर क्लास की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे बात करें एम्फीबियंस की, ठीक है। एम्फीबियंस के साथ साथ हम यहाँ पे किसकी बात करें, अगर रेप्टाइल्स की, तो इसमें पाए जाने वाले टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें पाए जाने वाले टीथ पॉलीफायोडोन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमने इस वर्टिब्रेट जो सब फाइलम सब ग्रुप होता है उसको समझने के लिए 4 बेसिक कंसेप्ट के बारे में देख लिया। मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको जो है टाइप्स ऑफ आरबीसी बताया था, फिन्स के बारे में देखा, और जो हमारा 4th बेसिक कंसेप्ट होता है जो कि टीथ था, टीथ के डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, उसमें आने वाले एग्जाम्पल्स को देखा, किस तरह से टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका शेप क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है जॉ पे, इसके साथ साथ उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है पूरे जीवन काल में। तो उसके आधार पे भी हमने क्या की, इसके क्लासिफिकेशन की बात की, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट, हम ये पढ़ने वाले हैं स्कल के बारे में, ठीक है। हमारा जो 5th तरह का जो यहाँ पे जो 5वां हमारा बेसिक कंसेप्ट है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्कल होता है या जो हम खोपड़ी की बात करें, क्रेनियम की बात करें, इस आधार पे हम जीवों को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम अब पढ़ने वाले हैं स्कल। स्कल को ही क्या कहते हैं आपको पता है, स्कल को ही कहा जाता है खोपड़ी या फिर करोटी कहते हैं। इसके आधार
आधार पर हम किस तरह से जीवों को जो है डिवाइड करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए मैंने कहा अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे खोपड़ी या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है करोटी। क्या कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं करोटी। ठीक है, इस आधार पे जो है जीवों के 2 टाइप्स के जो है कैटेगरीज या फिर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये कौन कौन सा होता है, ये देखिए यहाँ पर जो 2 कैटेगरी की बात करेंगे ये बेसिकली होता है फर्स्ट कैटेगरी, मैंने कहा ये क्या है, और सेकेंड कैटेगरी क्या होता है। जो फर्स्ट कैटेगरी होता है स्कल का जो है इसे हम कहते हैं मोनोकोंडाइलिक। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मोनोकोंडाइलिक टाइप का स्कल। ठीक है, हम बस यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो जीव होते हैं किसमें तो मोनोकोंडाइलिक होगा, किसमें डाइकोंडाइलिक होता है। यहाँ पे 2 कैटेगरी की बात करेंगे, एक होता है मोनोकोंडाइलिक और एक जो हम पढ़ेंगे वो होगा डाइकोंडाइलिक। मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये मोनोकोंडाइलिक क्या होते हैं, डाइकोंडाइलिक क्या होते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि यहाँ पे हम 2 कैटेगरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एक क्या होगा मोनोकोंडाइलिक और एक क्या होगा डाइकोंडाइलिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें सेकेंड कैटेगरी, इसे क्या कहते हैं डाइकोंडाइलिक टाइप के स्कल कहते हैं। ठीक है, डाइकोंडाइलिक टाइप के क्या कहते हैं स्कल कहा जाता है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हमने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि ये जो स्कल होते हैं वो मोनोकोंडाइलिक हो या फिर ये कैसे होते हैं, ये डाइकोंडाइलिक होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या कहा जाता है, एक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टूडेंट कॉन्डाइल। क्या कहते हैं इसे कॉन्डाइल कहा जाता है। ठीक है, अब ये कॉन्डाइल का जो नंबर है, ठीक है, अगर ये कॉन्डाइल जो है कितने हो, मैंने कहा अगर ये कॉन्डाइल की जो नंबर है अगर 1 होता है, ठीक है, तो उस तरह के स्कल जिसमें ये कॉन्डाइल कितने होते हैं, केवल 1 पाए जाते हैं, तो उसको हम मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोनो का मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है, मैंने कहा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर कॉन्डाइल की जो संख्या, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्डाइल हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक बेसिक बात देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे पाया जाने वाला जो स्कल में जो कॉन्डाइल होता है, जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो कॉन्डाइल है अगर इनकी संख्या 1 हो तो उस तरह के स्कल को हम कहते हैं मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसकी बात करें डाइकोंडाइलिक टाइप के स्कल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्डाइल के नंबर होंगे उसे हम कितने कहेंगे, मैंने कहा यहाँ पर 2 टाइप्स के क्या होते हैं कॉन्डाइल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल, इसके आधार पे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कॉन्डाइल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी टॉपिक को, ये कॉन्डाइल को हम समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि मोनोकोंडाइलिक जो होता है वो किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहीं पर ही मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्डाइल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बोन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक विशेष प्रकार की जो अस्थि होती है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये क्या होता है, ये देखिए ये जो बोन है ये स्कल के पीछे की ओर पाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा ये जो स्कल है इसके पीछे की ओर यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट होता है, अस्थि पाई जाती है, और इस बोन को क्या कहते हैं, इस बोन को कहा जाता है ऑसिपिटल बोन। क्या कहते हैं इसे ऑसिपिटल बोन कहते हैं। ठीक है, जो कि खोपड़ी के पीछे पाए जाने वाले अस्थि को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑसिपिटल बोन जो होता है वो मैंने कहा फ्रंट साइड ना होकर के बैकवर्ड साइड प्रेजेंट होता है, और ये जो बैकवर्ड साइड है आप जानते हैं कि ये जो स्कल है वो बेसिकली किससे अटैच होता है, मैंने कहा ये जो है किससे जुड़े होते हैं, या फिर ये पूरे स्कल का जो वेट होता है वो किस स्ट्रक्चर पे होता है, ये वर्टिबल कॉलम पे होता है। ठीक है, कशेरुक दंड वाला जो स्ट्रक्चर है जिसे हम बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी कंसीडर कर सकते हैं, तो यही जो है होल्ड किया हुआ है स्कल या फिर खोपड़ी वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कल के पीछे एक बोन होता है उसे क्या कहते हैं ऑसिपिटल बोन, और ये जो वर्टिबल कॉलम है जिस पर ये स्कल होता है, तो वर्टिबल कॉलम के भी जो है इकाई की बात करें, अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो वर्टिबल कॉलम के यूनिट्स को कहा जाता है वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड के इकाई को कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, और कशेरुक भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिकली जो फर्स्ट टाइप का कशेरुक होता है, फर्स्ट वर्टिब्रा या फर्स्ट वर्टिब्री की बात करते हैं, वो किससे जुड़ा होता है, स्कल में पाए जाने वाले, पीछे पाए जाने वाले ऑसिपिटल बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कल के पीछे पाए जाने वाला ऑसिपिटल बोन जो फर्स्ट टाइप के जो वर्टिब्री होते हैं उसके साथ क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, और ज्वाइंट होकर के क्या बनाते हैं, मैंने कहा ये ज्वाइंट होकर के
कॉन्डाइल जैसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसी को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको जो भी ओरली बताया है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पे हम ये जान पाएंगे कि आखिर ये मोनोकॉन्डाइलिक स्कल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कॉन्डाइल के बारे में आपको समझाया कि सपोज अगर हम यहाँ पे खोपड़ी के पीछे पाए जाने वाले स्कल की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा सपोज यहाँ पे ये कोई स्कल है। ठीक है, मैंने कहा ये स्कल जो है, मैंने कहा सपोज यहाँ पे ये स्कल में पाए जाने वाला, ये मैंने क्या बना दिया है, ये स्कल में पाए जाने वाला क्या बनाया मैंने, ऑसिपिटल बोन बना दिया है। ठीक है, ये कौन सा बोन है यहाँ पे लिख देते हैं, ये स्कल में पाया जाने वाला ऑसिपिटल बोन है। कौन सा बोन है ये ऑसिपिटल बोन होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, खोपड़ी के पीछे की ओर पाया जाता है। ठीक है, अगर ये ऑसिपिटल बोन, ठीक है, यहाँ पर किससे जुड़ा होता है, मैंने कहा अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कशेरुक दंड के जो इकाई की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, कशेरुक कहते हैं। तो मैंने कहा सपोज ये क्या है, वर्टिबल कॉलम में जो फर्स्ट यूनिट है, जो प्रथम प्रकार के जो यूनिट की बात करते हैं, इकाई की बात करते हैं, सपोज ये है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया है, ये मैंने बनाया है, ये हमारा फर्स्ट टाइप का वर्टिब्रा है। क्या है ये, मैंने कहा वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्री कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वर्टिब्री किसको बोला है, हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर हम वर्टिबल कॉलम की बात करें तो उसकी इकाई को हम वर्टिब्री या कशेरुक कहते हैं। ठीक है, कशेरुक में भी हम कौन से कशेरुक की बात कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट टाइप के कशेरुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए मैंने कहा ये जो फर्स्ट टाइप का जो कशेरुक होता है, ये कशेरुक किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैंने कहा ये इस तरह से फिट हो जाता है या एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर स्कल में पाए जाने वाले ऑसिपिटल बोन के साथ। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, और ये जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये जो आपको इसका जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, इसी संधि वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्डाइल। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है कॉन्डाइल कहते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो संधि है, इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो कितने होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर कॉन्डाइल हमें एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर कॉन्डाइल की संख्या अगर एक हो तो उन जीवों में किस प्रकार का स्कल पाया जाएगा, उसमें मोनोकॉन्डाइलिक स्कल पाया जाएगा। और कॉन्डाइल है क्या, मैंने कहा ये जो ऑसिपिटल बोन होता है स्कल के पीछे प्रेजेंट होता है, ये वर्टिबल कॉलम के फर्स्ट यूनिट मतलब कशेरुक दंड के प्रथम इकाई के साथ इस तरह से जुड़ा होता है, और क्या बनाता है, मैंने कहा ये आपस में जुड़ करके कॉन्डाइल बनाता है। और कॉन्डाइल का नंबर कितना है, मैंने कहा कॉन्डाइल का नंबर 1 है। ठीक है, तो ये 1 होते हैं तो हम क्या कहेंगे, मोनोकॉन्डाइलिक कहेंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोनोकॉन्डाइलिक प्रकार के जो स्कल होते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट सीधे ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के स्कल को रखने वाले जो भी जीव होते हैं वो अपने करोटी या फिर स्कल को 180 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। मैंने कहा वो अपने स्कल को क्या कर सकते हैं, वो अपने करोटी को, खोपड़ी को जो है 180 डिग्री से अधिक कोण पर उसको मोड़ सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के बोन के बारे में या फिर इस तरह के स्कल के बारे में, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के बारे में यहाँ पे ये लिखा होता है कि ये जो स्कल होते हैं ये कितने डिग्री से एंगल, मैंने कहा यहाँ पर ये जो है मोर देन, ठीक है, मोर देन का मतलब 180 डिग्री सेल्सियस जो है बेसिकली एंगल से भी ज़्यादा, मोर देन 180 डिग्री एंगल जो होता है, मैंने कहा मोर देन 180 डिग्री एंगल से भी ज़्यादा ये अपने हेड को या फिर ये अपने स्कल को क्या कर सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं। मतलब इनका जो स्कल है वो क्या हो सकता है, 180 जो है डिग्री से भी ज़्यादा कोण पर क्या हो सकता है, मुड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के स्कल को हम क्या कहेंगे, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल कहेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉन्डाइल कितने होते हैं, यहाँ पे 1 होता है। ठीक, हमने ये मोनोकॉन्डाइलिक के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है डाइकोंडाइलिक स्कल क्या होता है। आपने यहाँ पर देखा कि डाइकोंडाइलिक टाइप के स्कल में अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर जो ये कॉन्डाइल होते हैं इसके नंबर कितने होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे कॉन्डाइल जो है वो 2 नंबर में होते हैं, मतलब 2 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से हमें डिटेल में यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मैं आपको ये बता दूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑसिपिटल बोन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑसिपिटल बोन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ऑसिपिटल बोन को बनाया है, लेकिन इसमें जो एज जो किनारा होता है 2 प्रकार के उभार हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, और ये क्या है, मैंने कहा ऑसिपिटल बोन है, और ये जो ऑसिपिटल बोन होते हैं वो फर्स्ट टाइप के जो वर्टिब्री है उसमें कुछ इस तरह से क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ये जो अरेंजमेंट शो
किया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये है ऑसिपिटल बोन, ठीक है, जो कि किसके पीछे प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर ये जो ऑसिपिटल बोन होता है वो खोपड़ी के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है, मैंने कहा पर्टिकुलर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा फर्स्ट वर्टिब्री है। ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट वर्टिब्री है, प्रथम प्रकार का कशेरुक होता है, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर मोनोकोंडाइलिक में कोंडाइल इस प्रकार के जो ज्वाइनिंग वाले जो संधि युक्त स्ट्रक्चर होते हैं वो 1 थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, मैंने कहा यहाँ पर ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो है सेकेंड टाइप का क्या हो गया है, ये बेसिकली सेकेंड टाइप का कोंडाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें पाए जाने वाले कोंडाइल को, ठीक है। और अगर इन कोंडाइल के नंबर की बात करते हैं तो कोंडाइल है कितने, मैंने कहा यहाँ पर जो पाए जाने वाले कोंडाइल होते हैं स्टूडेंट ये कितने होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 प्रकार के कोंडाइल पाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 प्रकार के कोंडाइल पाए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, इसको कहा जाएगा डाइकोंडाइलिक। क्या कहा जाएगा, इसको डाइकोंडाइलिक कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डाइकोंडाइलिक टाइप के बारे में हमने देखा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह का जो स्कल होता है वो बेसिकली अपने स्कल के मूवमेंट की बात करें कि इस प्रकार के जीव की बात करें जिसमें डाइकोंडाइलिक टाइप का स्कल होता है तो वो अपने स्कल को कितने डिग्री एंगल तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है। यहाँ पर देखिए मोनोकोंडाइलिक में बोला कि 180 डिग्री से भी ज़्यादा कोण तक जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, ये केवल जो है 180 डिग्री एंगल 180 डिग्री एंगल तक ही क्या कर सकते हैं, अपने स्कल को रोटेट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं मोनोकोंडाइलिक की जिसमें कोंडाइल 1 होते हैं तो ये अपने स्कल को 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस आधार पर जो है आपने देखा किस तरह से हमने स्कल को स्टडी किया। कोंडाइल क्या होता है आपने ये भी देखा, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे जो है बेसिकली आपको 2 टाइप्स के कोंडाइल दिख रहे हैं। तो इसके बेसिस पे मैंने मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक को एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी एग्जाम्पल जो कि इस कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए अगर हम मोनोकोंडाइलिक टाइप के स्कल और डाइकोंडाइलिक टाइप के स्कल के एग्जाम्पल की बात करें तो सीधा सा यहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ पे पहले डाइकोंडाइलिक जो है इसके हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डाइकोंडाइलिक टाइप के जो स्कल होते हैं स्टूडेंट बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार के स्कल में इस प्रकार के खोपड़ी के लिए ये कहते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार के जो स्कल होते हैं वो किस में होता है, मैंने कहा ये एम्फीबिया में होता है। किस में होता है, ये डाइकोंडाइलिक जो है एम्फीबिया में होता है। एम्फीबिया के साथ साथ ये किस में होता है, मैंने कहा ये ममेलिया में होता है। किसमें, ये जो स्तनधारी जो वर्ग होते हैं यहाँ पर दो प्रकार के जो सुपर क्लास होते हैं, महावर्ग होते हैं, उसको मैंने ये कहा कि एम्फीबिया के मेंबर्स में और स्तनधारी के मेंबर्स जो होते हैं वो डाइकोंडाइलिक होते हैं, ठीक है, जो अपने पर्टिकुलर स्कल को हेड वाले पार्ट को केवल 180 डिग्री के कोण तक ही क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ऑसिपिटल बोन होता है वर्टिब्री यहाँ पे कोंडाइल 1 होता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने एम्फीबिया और ममेलिया इसमें लिया है डाइकोंडाइलिक में। इसके अलावा जो भी आएंगे वो किस में आएंगे, देखिए इसके अलावा जो भी आते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं पहले महावर्ग की, जिसे हम क्या कहते हैं, पिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पिसीज कहते हैं। सेकेंड को हम क्या कहते हैं, सेकेंड को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। थर्ड जो होता है, सपोज हम यहाँ पे एवीज की बात करें या फिर बेसिकली हमने पिसीज, रेप्टाइल्स और एवीज जो हैं, इन सभी जो है महावर्ग में आने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं, जबकि एम्फीबिया और ममेलिया में आने वाले जो भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, मैंने कहा ये डाइकोंडाइलिक टाइप के होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट जो है अबाउट स्कल के बारे में देखा। इससे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया था, मैंने इससे पहले बताया था आपको बेसिकली किसके बारे में, हमने यहाँ पे स्टडी किया था तिथ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। अब इस बेसिक कंसेप्ट में हमने 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है 1 बाय 1। अब हम लास्ट टाइप के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कशेरुक दंड की बात करें तो क्या हम उसे किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो हमारा जो अब लास्ट जो टॉपिक है बेसिक का ही, कि हम किस तरह से वर्टिब्रेट को स्टडी करें, ये है हमारा टॉपिक 6 टॉपिक
टॉपिक है और इसे हम लिख रहे हैं। अब हमें पढ़ना है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कि आखिर ये कशेरुकी प्राणी जो होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो ये वर्टिब्रल कॉलम है वो किस तरह से पाए जाते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए पहले हम ये देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं कशेरुक दंड। क्या कहते हैं इसे कशेरुक दंड कहते हैं। और जो जनरली मॉडिफाई होकर के क्या बनाता है, मैंने कहा यही वर्टिब्रल कॉलम जो है क्या बनाएगा, बैकबोन, रीढ़ का हड्डी बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो देखिए इसके यूनिट को, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसके यूनिट को मतलब इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई को हम कहते हैं कशेरुक। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है कशेरुक, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस किस तरह के वर्टिब्रल कॉलम जो हैं पाई जा सकते हैं जीवों में, हम इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं। देखिए अगर मैंने कहा यहाँ पे पाया जाने वाला जो वर्टिब्रल कॉलम होता है फर्स्ट टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें बेसिकली कुछ तरह के उभार पाए जाते हैं। उस उभार या रिज के आधार पर हम ये कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप होता है प्रोसिलस। क्या होता है ये, मैंने कहा ये होता है प्रोसिलस। ठीक है, अब प्रोसिलस को हम किस तरह से डिफाइन करें, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्रोसिलस होता है इस तरह का जो यहाँ पर बेसिकली ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये कैसे होता है। सपोज इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके यूनिट मतलब कशेरुक का एक डायग्राम ले रहा हूँ, उसमें किस तरह का उभार पाया जाएगा हम ये देखते हैं। देखिए मैंने कहा सपोज ये क्या है, कोई भी हमने क्या किया है, एक कशेरुक दंड का क्या कर लिया, एक यूनिट लिया है, एक सिंगल यूनिट लिया है। ठीक है, मैंने कहा ये सपोज ये कोई भी एक क्या लिया है, सिंगल यूनिट लिया है। ठीक है, इसमें जो उभार पाया जाता है वो इस तरह से अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसमें पाया जाने वाला रिज जो होता है वो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, और इस डायग्राम में ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका एंटीरियर पार्ट है, अग्रस्त भाग होता है। और ये इस डायग्राम का कौन सा पार्ट होता है, मैंने कहा ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो इसका पश्च वाला भाग होता है। ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अगर एंटीरियर पार्ट पर क्या प्रेजेंट हो, मैंने कहा ये जो आपको रिज के समान स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यार, ये जो उभार दिख रहे हैं ये बेसिकली प्रोसिलस में कैसा होता है, मैंने कहा प्रोसिलस टाइप के वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं इसमें पाया जाने वाला उभार किस छोर पे होता है, मैंने कहा ये एंटीरियर एंड पे होता है, अग्रस्त छोर पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। इस तरह का जो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल होता है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो सीधे पूछ लेगा कि प्रोसिलस टाइप का वर्टिब्रल कॉलम किस में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये बेसिकली एम्फीबिया में होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे एम्फीबिया की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एम्फीबिया की अगर बात करें तो एम्फीबिया में जो पाया जाने वाला ये जो वर्टिब्रल कॉलम के जो यूनिट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि एम्फीबिया में पाए जाने वाला 1 नंबर से लेकर के 1 to 7 नंबर तक के जो वर्टिब्री होते हैं, कशेरुक होते हैं। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसमें पाया जाने वाला जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कैसा होगा, मैंने कहा ये प्रोसिलस टाइप का होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो उभार है वो केवल कहाँ प्रेजेंट है, इसके अग्रस्त इस वाले भाग में प्रेजेंट है, इस वाले भाग में कोई भी उभार नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसिलस के अलावा नेक्स्ट टाइप के जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसे क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं ऑपिस्थोसिलस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऑपिस्थोसिलस कहा जाता है। अब ये ऑपिस्थोसिलस को हमें किस तरह से डिफाइन करना है, इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम के जो यूनिट होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं हम ये देखने वाले हैं। देखिए इसे भी हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा सपोज ये इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर पाया जाने वाला जो यहाँ पे उभार होता है, रिज होता है, अब इसके एंटीरियर सरफेस पे नहीं होता। मैंने कहा अगर हम इसकी बात करें ये वाला पार्ट कौन सा होता है, मैंने कहा ये वाला पार्ट इसका एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, मैंने कहा ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब ये इसका अग्रस्त भाग है और ये इसका जो है पश्च भाग होता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अब जो उभार है ये अंदर की तरफ पाया जाने वाला जो ये उभार होता है जिसे हम रिज कहते हैं, ये रिज किस सरफेस पे है, किस पर्टिकुलर भाग पर प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये पश्च भाग पर होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, ऑफिस
ऑफिस्टोसिलस कहते हैं, जो प्रोसिलस से बिल्कुल क्या है, अपोजिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इस प्रकार का जो वर्टिबल कॉलम होता है, कशेरुक दंड होता है, वो कहाँ पाया जाएगा, मैंने कहा इस प्रकार का जो वर्टिबल कॉलम होता है वो रेप्टाइल्स में मिलता है। किसमें मिलेगा, मैंने कहा ये रेप्टाइल्स में मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के जो है वर्टिबल कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधे लीड करते हैं थर्ड टाइप के जो वर्टिबल कॉलम होता है उसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर हम थर्ड टाइप के वर्टिबल कॉलम की बात करें तो अब इसे कहा जाता है एम्फीसिलस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एम्फीसिलस कहा जाता है। अब ये एम्फीसिलस को हम किस तरह से डिफाइन करें, मैं पहले आपको ये बता दूं, ठीक है। एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब बेसिकली होता है दो, क्या होता है, टू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे टू का मीनिंग क्या है, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा सपोज इसमें पाया जाने वाला जो कशेरुक दंड की इकाई है, वर्टिबल कॉलम के जो यूनिट होते हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कशेरुक दंड में पाए जाने वाले जो वर्टिबल कॉलम के जो यूनिट होते हैं वो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये इसका कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है। ये इसका कौन सा पार्ट है, मैंने कहा ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। ये इसका अग्रस्त भाग है, ये इसका पश्च भाग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब जो उभार है वो न केवल एंटीरियर पार्ट पर है बल्कि इसके पोस्टीरियर पार्ट पर भी होता है। यहाँ पे अग्रस्त भाग पे भी उभार है अंदर की तरफ, और यहाँ पे पश्च वाले भाग पर भी क्या है, उभार पाया जाता है। और इस तरह के उभार कितने हो गए, मैंने कहा दो हो गए, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फीसिलस कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें एम्फीसिलस में तो देखिए मैंने जब आपको प्रोसिलस बताया तो इसमें कहा एम्फीबिया में पाए जाने वाले 1 से 7 तक के जो वर्टिब्री होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसिलस होते हैं। और यहाँ पर 1 से 7 के बाद वाले हम वर्टिब्री की बात करते हैं, यहाँ पर भी एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबिया है। लेकिन एम्फीबिया में पाया जाने वाला कौन सा वर्टिबल कॉलम का यूनिट, मैंने कहा यहाँ पर अब हम 8th टाइप के कशेरुक की बात करते हैं या फिर वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 जो 8वां कशेरुक होता है वो जो है किस प्रकार का होता है एम्फीबिया में, मैंने कहा ये जो है एम्फीसिलस तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ से बस इस तरह के अरेंजमेंट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि सपोज आपसे क्वेश्चन दे दिया कि एम्फीबिया में जो 8वां कशेरुक होता है उसमें पाया जाने वाला वर्टिबल कॉलम कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा ये एम्फीसिलस टाइप का होता है, जहाँ पे एंटीरियर साइड के साथ साथ पोस्टीरियर साइड पे भी अंदर की तरफ क्या होता है, उभार पाया जाता है, ठीक है। हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक। अब सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे जो 4th टाइप होता है हम यहाँ पे डी पॉइंट के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एम्फीसिलस, प्रोसिलस, ऑफिस्टोसिलस के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे हेटेरोसिलस के बारे में, ठीक है। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का जो वर्टिबल कॉलम होता है ये क्या है, मैंने कहा ये बेसिकली है हेटेरोसिलस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हेटेरोसिलस की बात करते हैं तो इसके डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो उभार होता है बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे अब तक जो हमने पढ़ा है वो बेसिकली उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, उभार होते हैं, जिसे हम इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हेटेरोसिलस टाइप के जो वर्टिबल कॉलम होते हैं वो बेसिकली किस तरह के ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेंगे, मैंने कहा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, अगर हम पक्षी वर्ग की बात करें, एवीज की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, पक्षी वर्ग की बात करें तो उसमें पाया जाने वाला जो वर्टिबल कॉलम का टाइप होता है वो हेटेरोसिलस टाइप का होता है, और डायग्राम मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पीसीज महावर्ग की बात करते हैं, पीसीज सुपर क्लास की बात करते हैं, तो पीसीज में भी हम कौन सा ही कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एम्फीसिलस में एम्फीबिया का जो 8वां कशेरुक आता है तो इसी ही पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में हम किसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर ही पीसीज सुपर क्लास भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीज और एम्फीबिया दोनों कहाँ हैं, मैंने कहा ये एम्फीबिलस के कैटेगरी में आते हैं, और हेटेरोसिलस जो होता है वो क्या होता है, पक्षी महावर्ग, ठीक है। एवीज के बारे में यहाँ पे देखते हैं। लास्ट टाइप का जो वर्टिबल कॉलम होता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें किस तरह के हम बात करते हैं, इसको भी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइप का जो हमारा
फिफ्थ टाइप का जो वर्टिबल कॉलम होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसिलस। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एसिलस, ठीक है। एसिलस का मीनिंग क्या है, एसिलस में यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है अब्सेंट। क्या मैंने कहा, यहाँ पर ए जो है वो अनुपस्थित को रिप्रेजेंट करता है, अब्सेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि सपोज यहाँ पर पाए जाने वाले कशेरुक दंड के इकाई की बात करें तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस कशेरुक दंड के इकाई मतलब वर्टिबल कॉलम के यूनिट की बात करें तो ये कौन सा सरफेस हो गया, मैंने कहा ये इसका अग्रस्त भाग हो गया एंटीरियर, और ये इसका क्या हो गया, मैंने कहा ये इसके पोस्टीरियर पार्ट हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो एसिलस टाइप के जो वर्टिबल कॉलम मैंने बनाए हैं इसमें दोनों ही तरफ, दोनों ही भाग पे, एंटीरियर के साथ साथ पोस्टीरियर, अग्रस्त और पश्च दोनों भाग पे क्या एब्सेंट है, मैंने कहा इस तरह के उभार नहीं पाए जाते हैं। और अगर दोनों ही तरफ जो हैं क्या नहीं पाए जाते हैं, अगर इसके यूनिट कशेरुक में या फिर वर्टिब्री में उभार नहीं पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इसको अब कहा जाएगा एसिलस। क्या कहा जाएगा, इसको हम कहते हैं एसिलस। यहाँ पे डायरेक्टली हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एम्फीबिया का जो 8वां कशेरुक था वो कंसिडर किया था एम्फीसिलस में, और 1 से लेके 7 जो कशेरुक होते हैं वो हमने कहा था प्रोसिलस में। अब ये जो एसिलस होता है, यहाँ पर भी हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी उभयचर की बात कर रहे हैं, एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा कशेरुक होता है, कौन सा पार्ट होता है, मैंने कहा जो 9th वर्टिब्री होता है। कौन सा, मैंने कहा ये जो 9th वर्टिब्री होता है, यहाँ पे 9th या 90 प्रकार के जो कशेरुक की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, ये एसिलस टाइप के होते हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों ही भाग पे जो ये उभार होता है, जो अंदर की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ये क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट सुपर क्लास की बात करें, जैसे क्या कहते हैं, ममेलिया कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ममेलिया सुपर क्लास की बात करें, मतलब स्तनधारी जो है महावर्ग की बात करते हैं, इसमें आने वाले जीवों की बात करते हैं, उसमें भी क्या नहीं पाया जाता, मैंने कहा उसके भी बेसिकली जो वर्टिबल कॉलम के जो यूनिट होते हैं, वर्टिब्रा जिसे कहते हैं, उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, इस तरह के जो उभार हैं, रिज जो कि इंटरनल साइड्स जो हैं इस तरह से उभरे हुए पाए जाते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर भी नहीं पाया जाएगा। तो बेसिकली आपको इसमें लर्न क्या करना है, आपको डायग्राम के बेसिस पे और ये जो पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, ये किस तरह से एक दूसरे से अलग है और किस पर्टिकुलर ग्रुप से कौन सा सुपर क्लास का मेंबर आता है, यहाँ बस इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि एवीज में पाए जाने वाले वर्टिबल कॉलम जो है वो किस प्रकार का होता है, तो आप जानते हैं मैंने यहाँ पे लिखाया है हेटेरोसिलस, जिसमें ये जो वर्टिबल कॉलम है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, उसके जो यूनिट होते हैं, इकाई जो होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो है एवीज आते हैं, ठीक है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स, इनके अरेंजमेंट और इनके जो 5 बेसिक टाइप्स बताए हैं वर्टिबल कॉलम के, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वर्टिबल कॉलम से पहले हमने स्कल के बारे में बात की थी कि कौन पर्टिकुलर मोनोकोंडाइलिक होते हैं, कौन से डाइकोंडाइलिक होते हैं, वहां पर भी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। उससे पहले आज ही के लेक्चर में हमने तिथ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ शेप मतलब आकार के आधार पर, इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये भी बताया कि ये जो 3 कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट ये वर्टिब्रेट जो होते हैं, कशेरुकी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, उसमें हमें स्टडी करना था। ये हमने क्या कर लिया है, 1 by 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो ब्रेट होते हैं सब ग्रुप, इसी सब ग्रुप को आगे जो 2 डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, जो कि क्या होता है, एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये जो यहाँ पे 6 पॉइंट बेसिक कंसेप्ट में हमने स्टडी किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखेंगे कि आने वाले क्लासेज में मैं किस तरह से इन सारे पॉइंट को जो है यहाँ पे मेंशन करूंगा और स्टडी करूंगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस 1 to जो है 11 फाइलम में जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और लाइफ प्रोसेस के बारे में जो एक सीक्वेंस आपको बताया था, उसी तरह से ये 6 प्रकार के अलग अलग जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, फिन्स के बारे में, आरबीसी टाइप्स के बारे में, तिथ के बारे में, स्कल के बारे में, वर्टिबल कॉलम के बारे में, हार्ट के बारे में, उसको हम क्या करेंगे, आने वाले सुपर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम यहाँ पे जबड़े रहित कशेरुकी को पहले हम पढ़ेंगे। पहले हम ऑस्ट्रिकोडर्माई और उसके बाद हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।